बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पेशावर हाई कोर्ट में अपनी ज़मानत की तोसी के लिए पेश हुआ था। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ज़मानत में तोसी का ऑर्डर जारी किया। ये तमाम मुकदमात जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ कारकुन और रहनुमा अदालतों में पेश होते रहते हैं, ये सब जेली बेबुनियाद और लग़्व बुनियादों पर कायम मुकदमात हैं जो इस जेली फस्ताई हुकूमत ने अवामी रद्द-ए-अमल को और अवामी एहतजाज को रोकने के लिए गलत बुनियादों पर हमारे ख़िलाफ़ दर्ज किए हैं। लेकिन इनको भी पता है, हमें भी पता है और अवाम को भी पता है कि इन तमाम मुकदमात का ना कोई इंजाम है और ना ही इससे तहरीक इंसाफ के कारकुनान घबराते या डरते हैं। हम इनका मुकाबला कर रहे हैं, हर मैदान में करेंगे और इंशाअल्लाह उस वक्त तक हमारी जदोजहद और तहरीक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत का निफाज नहीं होता, जब तक इमरान खान साहब और हमारे दीगर कारकुन और रहनुमा जो बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं वो रिहा नहीं हो जाते। तो इंशाअल्लाह हमारी जदोजहद जारी रहेगी और इनके इन फस्ताई हथकंडों का खात्मा और इंजाम इनकी शर्मिंदगी और शिकस्त पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइए कि कुरम मुआहिदा जो है एक बार फिर जो है उसको जो है ना ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जो है खिलाफ वर्जी की गई है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे सर? दोबारा मुआहिदा जी देखें, जहाँ तक कुरम के मामलात का ताल्लुक है, मुआहिदा हो चुका है। दोनों फ़रीक़ैन के नुमाइंदों ने उस मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं और इत्तेफाक का इजहार किया है। मुआहिदा उसी तरह कायम है, उसी तरह बरकरार है और उस मुआहिदे की शिकों के मुताबिक वहाँ पर कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। चंद दिन पहले डिप्टी कमिश्नर कुरम पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, वो ज़ख्मी हुए और उनके साथ उनके सिक्योरिटी एहलकार भी ज़ख्मी हुए। लेकिन जिन शरपसंदों ने ये हरकत की, ये मज़मूम हरकत की, उनके अज़ाइम शायद ये थे कि कुरम में एक बार फिर फसादात की आग बढ़ा कुटे और मुआहिदे के नतीजे में जो अमन के क़याम की तरफ इक़दामात किए जा रहे हैं इनको रोका जा सके। लेकिन वो नाकाम हुए। यकीनन डिप्टी कमिश्नर साहब पर हमला एक अफसोसनाक इक़दाम था, उसके हवाले से कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, कुछ मतलूब मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं और बाकी भी सिक्योरिटी के हवाले से, अमन के निफाज के हवाले से अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मुआहिदे पर इस वाक़े का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई मनफी असर नहीं पड़ा। मुआहिदा उसी तरह इंटैक्ट है और हुकूमत उसी तरह पुरज़म है कि उस इलाक़े में अमन भी कायम करे और वहाँ पर जो लोगों के मसाइल हैं, ख़ास तौर पर खुराक, अद्वियात और दीगर आमद व रफ्त के जो मसाइल हैं वो भी इंशाअल्लाह करीब हल हो जाएँ। जो कॉन्वॉय उस दिन जाना था लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े की वजह से रोक दिया गया, रोका इसलिए गया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए थी कि जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिले तो कॉन्वॉय को आगे ना भेजा जाए ताकि कोई और नाखुशगवार वाक़या ना हो। लेकिन इंशाअल्लाह सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही अनकरीब बहुत जल्द वो काफ़िला भी इंशाअल्लाह कुरम की तरफ रवाना हो जाएगा, पाड़ा चिनार पहुँच जाएगा। बाकी पाड़ा चिनार में भी हमारी सरगर्मियाँ जारी हैं। हमारी तरफ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए इमदाद, खुराक और दीगर अद्वियात और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी वहाँ पहुँचाई जा रही हैं। इंशाअल्लाह मैं ये कमिट करता हूँ कि अनकरीब वहाँ पर अमन कायम होगा। ये बताइएगा ये तीसरा फरीक है कौन? क्योंकि आपका जो वहाँ पर हुआ था जगह दो फरीक के माबैन, तो फरीक तो वहाँ पे मालूम है कबायली इलाकों में अक्सर जो है की वो की जाती है फौजदारी। ये तीसरा फरीक कौन है जिसने हमला करवाया? बड़ी ये लोग जो गिरफ्तार हो चुके हैं डीसी पर अटैक के हवाले से, वो लोग पहली बात यह है कि जहाँ तक फ़रीक़ैन का ताल्लुक है, कुरम ओवरऑल अहले सुन्नत और अहले तशय्यी के माबैन ये मुआहिदा हुआ है अमन से रहने का और जो माजी करीब में जो फसादात हुए थे, जो हंगामे हुए थे, उनकी रोकथाम का। जहाँ तक ताल्लुक है हुकूमत का, हुकूमत ने इस मुआहिदे में एक सालिस के तौर पर किरदार अदा किया और इसका बुनियादी जो वजह थी इसकी वो ये थी कि हम ये चाहते थे कि अमन के हवाले से जो भी इक़दामात हों वो अवाम की तरफ से, फ़रीक़ैन की तरफ से आएँ ताकि उसकी ओनरशिप भी वो लोग ले सकें और वही हुआ। और हम इससे बड़ी हद तक पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह उस पर अमल दरामद आगे भी होगा।
जहाँ तक इस हमला करने वाले का ताल्लुक है, मैंने इनके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की है, शरपसंद। शरपसंद हर जगह होते हैं, हर माशरे में होते हैं, जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो, जिनका मफाद शायद बदमनी और अफरा तफरी में होता है। उनको आपको पता है कि उनके खिलाफ हमेशा हमने कार्रवाई माजी में भी की है, अब भी करेंगे और आगे आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। जहाँ तक उनके ताल्लुक है आइडेंटिटी का, चूँकि ये मामला अभी जारी है, तफ्तीश भी जारी है, इसलिए मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनकी तफसीलात देना मुनासिब नहीं है जब तक उनके तमाम साथी गिरफ्तार नहीं हो जाते और जब तक इस साजिश के पीछे जो लोग हैं उन सब को कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जाता। तो इंशाल्लाह आपके साथ उनके नाम भी शेयर हो जाएंगे और बाकी तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। लेकिन इतना है कि ये शरपसंदी का वाक़या था, वो लोग जो नहीं चाहते कि वहाँ अमन कायम हो, उनकी तरफ से एक नाकाम कोशिश थी। सर, आप क्या कहते हैं कि ये काफिले दोबारा कब रवाना होंगे, तो आप लोगों को क्या हर्डल्स आ रही हैं? जी देखें, काफिलों का मैंने जैसे कहा कि हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए, क्योंकि रास्ता इसमें किसी और जगह भी ये नाखुशगवार वाक़या होने का इम्कान अभी मौजूद है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जब तक हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिले उस वक्त तक हम काफिले को भेजने का रिस्क ना लें, ताकि कोई और वाक़या ना हो। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि कल भी मैं एक मीटिंग में था और रात को भी हम काफ़ी देर तक इस पर बात करते रहे। बहुत जल्द इंशाल्लाह काफिला रवाना होगा। अपोजिशन वाले आपका बयान बहुत शेयर कर रहे हैं, जो आपने कहा अगर हुकूमत चाहे तो इतने वक्त में वहाँ पर रोडें खुलवा सकती है, तो बहुत ज़्यादा वो वायरल भी है सोशल मीडिया पर, क्या आप कहेंगे? मैं अपोजिशन के बयान पे क्यों बात करूं? मैंने जो कहा था मैं आज भी वही कह रहा हूं कि जैसे ही मुआहदा हो गया हमने सड़क खोलने की बात की और अगले एक दिन के बाद, एक वक्फे के बाद हमने जो है वो कॉन्वाई को मूव करना था। मैं खुद वहां मौजूद था जब डिप्टी कमिश्नर साहब पर फायरिंग हुई। तो हम तो रास्ता खोल रहे हैं और जो मैंने जिस तरह कहा था उसी तरह हमने खोलना था। लेकिन जब ये वाक़या हो गया तो ज़ाहिर है अब ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं और हम काफिला आगे बढ़ाएं और मज़ीद रिस्क लें। अपोजिशन को कहने दें, उनके पास इन इल्ज़ामात के अलावा और है क्या। साहब क्या कहेंगे ये काफिले के बारे में? आपने की जो मुआहदा हुआ था उसमें बंकर्स मिसमार करने थे, असला जमा करना था, उनका किया हुआ बंकर मिसमार करना शुरू किया? देखें, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है तो सबसे पहले तरजीही बुनियादों पर रिलीफ दिया जाता है, ताकि जो लोग तकलीफ में हैं, जो मैसूर हैं, उनको फौरी तौर पर खुराक और अद्वियात पहुंचाई जाएं, उनके लिए रास्ता खोला जाए ताकि उनको फौरी रिलीफ मिल सके। जहां तक बंकर्स को मसमार करना और असले की वापसी का ताल्लुक है, बिल्कुल वो मुआहदे के मुताबिक कमिटमेंट हमारी है। और जैसे ही ये काफिला वहाँ पाड़ा चिनार पहुँचेगा, रास्ते का ये सिक्योरिटी हो जाएगी, उसके फ़ौरन बाद हमने इंशाल्लाह बम्पर्स भी मसमार करवाने हैं, बंकर्स भी मसमार करवाने हैं और असला भी वापसी होगी। और असले की वापसी के बारे में मैं बार बार कह चुका हूँ, एक बार फिर दोहराता हूँ कि असले की वापसी के हवाले से जो टाइम टेबल और शेड्यूल और तरीकाकार है वो हमें इन दोनों फरीकैन ने देना है। उनके पास 15 दिन का टाइम है, वो हमें जैसी टाइम देंगे इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन 1 फरवरी हमारे पास डेडलाइन है, कट ऑफ डेट है। 1 फरवरी तक ये तमाम असला भी जमा होगा और बंकर भी मसमार होंगे। और बंकर्स की मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुशखबरी दूंगा कि अमल शुरू हो चुका है। डॉक्टर साहब, इमरान खान की रिहाई कब तक मुतवक्किल है? क्योंकि कहा जाए कि 2025 में वो रिहा हो जाएंगे। और दूसरा, जो हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जो मुज़ाकरात हैं उसमें क्या डेडलॉक है? आप क्या देखते हैं, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे? देखें, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से तो मैं इतना कहूँगा कि उनको तो सिरे से गिरफ्तार ही नहीं होना चाहिए था, उनको सिरे से जेल में ही नहीं होना चाहिए था। बेबुनियाद और गैर कानूनी किस्म के मुकदमात हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यही वजह है कि उनको आगे परसू करने से भी ये गरेज कर रहे हैं। अदालतों ने जिस तरह के फैसले दिए हैं, जो जमानतों के फैसले हैं, उन्हीं से आपको इस केस के मेरिट का अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो किस तरह के केसेस हैं। रह गई बात मुज़ाकरात की, मुज़ाकरात हम जारी हैं, सिलसिला जारी है, लेकिन बाज़ों का तातुल आ जाता है। मुज़ाकरात की नोयत ही ऐसी होती है कि अमूमन बाज़ इश्यूज़ पर मज़ीद गौर करने के लिए, मुशावरत करने के लिए वक्फे आते हैं। अभी भी एक वक्फा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक हमारी तरफ से ताल्लुक़ है, हम तो सिंसेरिटी के साथ बात करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हुकूमत की तरफ से है। शायद उनकी नीयत मुज़ाकरात से ज़्यादा तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के नाम पर उलझाना है कि वो किसी तरह इंगेज रहें हमारे साथ और आगे बात ना बढ़ सके। तो अगर ऐसी बात भी है तो यकीनन हमारी पार्टी इस पर फैसला करेगी। लेकिन फ़िलहाल तातुल है और उस तातुल को मैं समझता हूँ कि इन करीब दूर हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। आप लोग जो है हुकूमत, सर, आप अपने मुतालबात तहरीरी तौर पे क्यों पेश नहीं कर रहे? देखें, मुतालबात तहरीरी तौर पर हम क्यों पेश करें? हमने मुतालबात पेश कर दिए, हमारे मुतालबात तो बिल्कुल क्लियर हैं। सियासी कैदियों को रिहा करो,
9 मई पर कमीशन बनाओ, और ये जो इलेक्शन में आपने धांधली करके हुकूमत पे कब्जा किया है इसको रिवर्स कराओ। इसके लिए जो लीगल तरीक़ाकार है वो कानून में दर्ज है। इसमें किसी को लिखे हुए मुतालबे की क्या ज़रूरत है? ये तो बड़े क्लियर मुतालबात हैं। ये जो लिख कर लाओ, ये करो, इसको दस्तखत यहाँ करो, कागज़ का रंग सफ़ेद नहीं ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन नहीं पीला होना चाहिए, ये सारे वैसी तातुल और डिले टैक्टिक्स हैं। इनको हम भी समझते हैं, कौम भी समझती है। इसलिए मैं इनसे अपील करूँगा हुकूमत से ख़ास तौर पर कि वो इसमें डिले ना करे, तातुल ना करे और तरीक़ाकार के तहत एक जमहूरी रवैये को अपनाते हुए इस मसले का हल निकाले, वरना ये मुल्क इसी तरह हॉस्टेज रहेगा, यरगमाल रहेगा इन मसाइल का, इन तहफ़्फ़ुज़ात का और इस सियासी इंतशार का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि बस आखिरी सवाल जो इमरान खान साहब है वो 1 महीने में निकल आएंगे, क्योंकि कहता है 15 दिन में हम मेहमान हैं। फिर सेब साहब जो है वो तो बाखबर होते हैं, अब क्या देख रहे हैं, क्या कुछ बेहतरी आने वाली है कि नहीं? मैं कितना बाखबर हूँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अल्लाह खैर करे, जल्द से जल्द निकल सर आए। आखिरी क्वेश्चन है सर, आप लोग नहीं सर, आप लोग इसलिए जज करते हैं इस्लामाबाद में अपने हक के लिए। गुज़िश्ता रोज़ सर बल्दियाती नुमाइंदों ने एहतजाज किया और आपने उनके ऊपर जो है तशद्दुद किया, तो ये सर इनकी आप मजम्मत करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए? सर यार देखो, बात यह है बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद नहीं हुआ, उन पर आंसू गैस चलाई गई और उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि वो उस एरिया में आ गए जिस एरिया में नहीं आना चाहिए था बग़ैर इजाज़त के। आपको पता है कानून है हर जगह का, अगर रेड जोन जहाँ पर असम्बली की बिल्डिंग है और आगे आप देखें वहाँ पर और हसास इमारात हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर हम किसी को मुजाहिरा करने की इजाज़त इसलिए नहीं देंगे कि इनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी वो जिना पार्क की थी, वहाँ उनको होना चाहिए था, वहाँ वो एहतजाज कर रहे थे और इजाज़त भी थी। लेकिन जब यहाँ आए तो यकीनन एक ख़तरा पैदा होता है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाए, शायद बल्दियाती नुमाइंदे खुद कुछ ना करते लेकिन उनके दरमियान कोई शरपसंद घुस आता और कोई हरकत कर जाता, तो इसलिए उनको वहाँ से हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात ये कि दूसरी बात यह कि जहाँ तक उनके मुतालबात का ताल्लुक है, मेरी एक तफसीली बयान उस पर आ चुका है, हमारी हुकूमत के बाकी लोगों का बयान आ चुका है, उसमें हमने वजाहत कर दी है, बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर बताऊं कि इनकी मुलाकातें वज़ीर आला साहब से भी हो चुकी हैं, इनकी मुलाकातों के हवाले से बाकी भी जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी बात हो चुकी है और उन मुलाकातों में बातें तय हो चुकी थीं, उन पर अमल दरामद भी हुकूमत ने कर दिया है, शुरू हो चुका है और उनको इल्म है इस बात का। उसके बावजूद भी अगर उन्होंने मुजाहरा करना था या एहतजाज जो है वो एक ऐसे तरीक़ेकार के तहत करना था जिससे अमन व अमान का खदशा पैदा होता, अमन व अमान के को क्या कहते हैं असरअंदाज होने का, तो यकीनन उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता। बाकी उनके मसाइल हम इंशाअल्लाह हल करके रहेंगे, कमिटमेंट हो चुकी है उनके साथ।